हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका ऑनलाइन एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारा चर्चा का विषय है कि यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम में पॉलिटी से कितने सवाल पूछे गए थे और किस अप्रोच के साथ उन सवालों को हम पढ़ें और कैसे उसका सॉल्यूशन निर्धारित करें। सबसे पहले पॉलिटी से हम देखते हैं कि कितने सवाल पूछे गए थे और किस पी से पूछे गए थे। तो यहाँ एक टॉपिक आता है पॉलिटी में, पंचायती राज व्यवस्था। उससे हर साल कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आपसे पूछ लिए जाएंगे। और वो थोड़ा कुछ क्वेश्चन उसमें कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, कुछ फैक्चुअल। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे मित्रों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। अब एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टर्मोलॉजी हो जाती है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। हाँ, एक तरह से ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ही बात कर रहा है। बहुत सारे लोग इसे जल्दी पढ़ेंगे और तुरंत छोड़ के निकल जाएंगे क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर सी होगा कि 1992। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। मान लीजिए ये इजी है तो इसका ए होगा, नवीं भाग में। इसी तरह मित्रों, एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसमें दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये समझने का विषय है। आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर महाभियोग का विचार चल रहा है तो वो संसद में पारित होना जरूरी है। और उसी तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जाए तो उसको भी अगर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव संसद में पारित करना जरूरी है। लेकिन अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, इसको हटाने के लिए मित्रों संसद की कोई भूमिका नहीं होती। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही महाभियोग लगा के हटाया जाता है। इस तरह हम और आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से और एक क्वेश्चन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का शिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो एक थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 102, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें ये थोड़ा कंट्रोवर्सी का विषय है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद और संघ लोक सेवा आयोग, दोनों में इसमें कन्फ्यूजन है। तो मित्रों, हमको यहाँ पर आंसर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमको अप्रोच पर फोकस करना है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है कि 104, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो इसमें दिया है अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 280। मित्रों, केंद्रीय सतर्कता आयोग चाहे सीबीआई, इनको संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, एक संसद के अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये समझने का टॉपिक है। अदर जो जिसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में किया होता है उसको आप संविधान का संवैधानिक मानेंगे, लेकिन जो संसद के माध्यम से पारित किया गया उसे आप संवैधानिक नहीं मानेंगे। तो इसमें यही समझदारी था। और एक क्वेश्चन है पॉलिटी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का सही, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 13, मान लीजिए ये सही सुमेलित नहीं है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ये भी फैक्चुअल है, तो इसका आंसर होगा प्राक्कलन समिति। देखिए एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 116 क्वेश्चन नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन 1 तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मतलब विद्यमान हैं, लेकिन वो समय समय पर प्रकट होते हैं। कारण इसका दिया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो एक हर तरह की आइडियोलॉजी को कवर करता है, फिलॉसफी और कई देशों की अच्छी चीज़ों को। तो इसका कथन, एक का कथन कारण आर सही व्याख्या करता है, इसका ए होगा। और एक फैक्चुअल क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर बी होगा 12, फैक्चुअल है। फिर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को इस पर, एक क्वेश्चन बार बार किसी न किसी तरह से रिपीट कर दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, केशवानंद भारतीवाद में। फिर फैक्चुअल क्वेश्चन एक पार्टी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही सुमेलित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। मित्रों, एक गलत सुमेलित है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, दिया है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि महान्यायवादी को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब कथन दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। मित्रों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट लेकिन इसमें आप संसद के सलाह पर ही राष्ट्रपति महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय करता है। तो इसका अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है क्या मानेगा, लेकिन हमारे समझ से इसका दो भी सही होना चाहिए, क्योंकि महान्यायवादी जो है कि संसद के अनुरूप जब चाहे तब वो नियुक्त करती है, फिर हटा सकता है। तो वो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद इसका वेतन निर्धारित करता है। अब दिया है एक क्वेश्चन नंबर 126, दिया है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। बिल्कुल सही, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्योंकि ये लचीला और कठोर का मिश्रण है। अब इसका कारण दिया है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ये भी कारण भी सही है, बट लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका विकल्प बी होगा। क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो न्यायिक पुनर्विलेखन का उसको अधिकार है, लेकिन इस कथन का सही से व्याख्या नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में किस पर गतिरोध दूर करने हेतु तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो इसका दिया है ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी विनियोग विधेयक। तो मित्रों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक पर होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 132, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये रटने वाला है मित्रों। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 134, तो दिया है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? मान लीजिए फैक्चुअल क्वेश्चन है रटने वाला, तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947। तो मित्रों, हमें ये देखना है कि पॉलिटी से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, जिस क्वेश्चन की जिस टॉपिक पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, उसी टॉपिक से आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी कहीं न कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से ही रिलेटेड होते हैं। तो मित्रों, हमको इस पैटर्न से तैयारी करना है कि जैसे आप देख लीजिए पंचायती राज व्यवस्था, इसमें हर साल 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं, तो इसको हमको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो मित्रों, इसी तरह हम अगली वीडियो में हिस्ट्री पर बात करेंगे कि उसको कैसे पढ़ना है और उसको किस
अप्रोच से सॉल्व करना है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। धन्यवाद मित्रों।